कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से पेडागोजी एमसीक्यूज सीरीज़ के लेक्चर 11 में हम मज़ीद कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज ऑफ पेडागोजी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, क्योंकि 110 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 111, which instructional strategy involves breaking down complex tasks into smaller manageable steps? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, चंकिंग। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। Chunking involves breaking down complex information into smaller, more manageable parts to aid learning and retention. याद रखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए, समझ आने के लिए जो कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होते हैं, जो लार्जर इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर एंड अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स में से, जिसको मैनेज किया जा सके। इस प्रोसेस को चंकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जिसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड विद हेल्प। इसके एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। द ZPD proposed by Vygotsky refers to the range of tasks what a learner can perform with guidance or assistance from others। ZPD जिसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, तो ये जो कि विगोट्स्की ने इसको प्रपोज किया था, और इसका मतलब होता है वो टास्क जो हम देते हैं किसी भी लर्नर को, किसी भी स्टूडेंट्स को, तो और उसको उसके साथ गाइडेंस दिया जाता है, उसको असिस्ट की जाती है, उसकी हेल्प की जाती है। मतलब कि उसको जो हेल्प चाहिए हो, जो रिक्वायर हो, उसे सीखने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए, तो इसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है कि उस असेसमेंट के बाद वो किस हद तक उस टास्क को कर सकता है, और वो हेल्प अगर या असेसमेंट उसको ना मिले तो उसके बगैर वो किस हद तक कर सकता है। इसको कहते हैं ZPD। क्वेश्चन नंबर 113, विच टीचिंग अप्रोच फोकसेस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग emphasizes learning through direct experience, रिफ्लेक्शन एंड एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स खुद उसे करे, उस प्रैक्टिकली उसमें हिस्सा ले। रिफ्लेक्शन मीन्स वो जो काम करे उसका जो रिजल्ट आए, वो जो हिस्सा ले, वो जो भी करे उसका जो आउटकम निकले। एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस का भी यही मतलब है कि वो खुद कुछ करे, बजाय इसके कि वो कुछ सुने, उसे कुछ बताया जाए, वो किस चीज़ को देखे। तो ऑब्जर्वेंस में और ख़ुद करने में फ़र्क होता है। तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब यही है कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव एंगेजमेंट करें, रिफ्लेक्शन करें और एक्सपीरियंस करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट डज द एक्रोनिम स्टेम स्टैंड फॉर इन एजुकेशन? एजुकेशन में, पेडागोजी में स्टेम किस के लिए यूज किया जाता है, मतलब इसकी एब्रिविएशन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। STEM के लिए ये सब्जेक्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखें, STEM एजुकेशन focuses on integrating these four disciplines to promote problem solving, critical thinking and innovation। ये STEM मतलब कि जो ये 4 सब्जेक्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, ये 4 डिसिप्लिन्स इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट किया जाता है, शामिल किए जाते हैं कि वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है, जो माइंड में बैठाना होता है, जो चीज़ें सीखने होती है, या जो क्रिटिकल थिंकिंग हर एक फील्ड में किया जाता है, इवन सोशल साइंस में भी किया जाता है, तो वो यहाँ से सीखे कि किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग करें, इनोवेशन कैसे करें, इंजीनियरिंग कैसे करें। तो ये साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी ये सब कुछ यही प्रोवाइड करता है, और इसी की प्रमोशन के लिए ये स्टेम यानी ये 4 सब्जेक्ट्स, 4 डिसिप्लिन्स यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रूब्रिक इन असेसमेंट? असेसमेंट में, इम्तिहान में, एग्जाम में रूब्रिक का पर्पस क्या है, मतलब क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। A rubric outlines criteria for evaluating student work and provides feedback to students about their performance।
रूब्रिक एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है, एक क्राइटेरिया बता देता है। जब हमने इवैल्यूएशन करनी है, जब हमने एग्ज़ाम लेना है, असेसमेंट करनी है स्टूडेंट्स की, उसकी जो वर्क की, उसकी जो जो भी असाइनमेंट है, जो भी उन्होंने टास्क परफॉर्म किए हैं, उस सब को फीडबैक देने के लिए, वो उसके परफॉर्मेंस को जांचने के लिए जो क्राइटेरिया या आउटलाइन सेट किया जाता है, इसको रूब्रिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जिसको ZPD भी कहा जाता है इन एजुकेशन। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चैलेंजिंग स्टूडेंट्स बियॉन्ड देयर करंट एबिलिटीज। एक्सप्लेनेशन में आप रीड कर सकते हैं, द ZPD suggests that optimal learning occurs when students are challenged just beyond their current level of competence. वो स्टूडेंट्स जो किसी भी स्टेज पे हो, उसके स्टेज से आगे वाली चीज़ें जो बियॉन्ड होती है, उसकी जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होती है, उसकी जो काबिलियत होती है, या वो जिस लेवल पे होते हैं उसके बियॉन्ड जो लिया जाता है, जो चैलेंज दिया जाता है, जो टास्क लिया जाता है, जो परफॉर्मेंस ली जाती है, तो उसको ZPD कहा जाता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी को अगर आप रीड करें, इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चैलेंजिंग स्टूडेंट्स बियॉन्ड देयर करंट एबिलिटीज़, मतलब कि उसके करंट एबिलिटीज से बियॉन्ड जो चीज़ें होती है उसको हाईलाइट करना, ये ZPD का काम है। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट की कोई भी एग्जाम्पल हमें चाहिए, तो इसका राइट आंसर गिवन ऑप्शन में से फाइनल एग्जाम है। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। Summative assessments are typically used to evaluate student learning at the end of an instructional unit or course. हम आसानी से समझ सकते हैं जब सेमेस्टर का एंड होता है, चाहे वो 4 मंथ्स का हो, 6 मंथ्स का हो, या जो एनुअल एग्जाम होते हैं, मतलब कि जहाँ पर एनुअल सिस्टम होता है, तो 12 महीने बाद, 10 महीने बाद जो एनुअल सिस्टम या एनुअल एग्जाम होता है, उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट डज द टर्म पेडागॉजी रेफर टू। पेडागॉजी किस चीज़ के लिए रेफर किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग होती है, जो टीचिंग की मेथडोलॉजी होती है, उसकी जो आर्ट है या उसकी जो साइंस है, जो मेथडोलॉजी है, उसको पेडागॉजी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। पेडागॉजी इनकम्पासेस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड एजुकेशनल थ्योरीज। ये सब कुछ इसमें शुमार किया जाता है, चाहे वो स्ट्रेटजीज हो, चाहे वो थ्योरीज हो, चाहे वो मेथड्स हो, इंस्ट्रक्शन के हवाले से, टीचिंग के हवाले से जो हो, उसको पेडागॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट का कोई एग्जाम्पल आपने गिवन ऑप्शन में से देना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ऑथेंटिक असेसमेंट्स रिक्वायर स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट such as through portfolios or performance tasks. Authentic assessment में यही पोर्टफोलियो असेसमेंट रखा जाता है, मतलब कि इसमें स्टूडेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, जो उन्होंने सीखा हुआ होता है, जो उन्होंने हुनर हासिल की होती है, उसको अपने जो रियल वर्ल्ड होता है, जो एक्सपीरियंस करनी होती है, उसी में उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। तो इसी को पोर्टफोलियो या परफॉर्मेंस टास्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, what is the primary purpose of educational technology in pedagogy? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, enhance teaching and learning processes। इसकी एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सपोर्ट एंड एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू टूल्स, रिसोर्सेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो भी न्यू इनोवेशंस हो रही है, रिसोर्सेज आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं, चाहे वो मल्टीमीडिया है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो ये जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, इसको इन्हांस करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड मेटाकॉग्निशन इन लर्निंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। उस थ्योरी का नाम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बेंडोरा एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। जो सेल्फ रेगुलेशन की जाती है, यहाँ पर याद रखने की चीज़ है कि अल्बर्ट बेंडोरा ने इसको प्रपोज किया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को, और इसमें सेल्फ रेगुलेशन या मेटाकॉग्निशन की बात की जाती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में। बस इतना ही कभी था लेक्चर 11 में, जिसमें हमने पेडागॉजी के मज़ीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए।
अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं किए देखे, लेक्चर 1, 3, 5, 7 और 9, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जिसमें हमने पेडागोजी के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स है, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग टेक्निक, इवोल्यूशन, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वगैरह, जो कि लेक्चर एग्जाम्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक आई के बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आपने कंसेप्ट समझने हैं पेडागोजी के इसी टॉपिक्स पे या इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, तो उसका लिंक भी दिया जा रहा है। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, पाकिस्तान हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, सिविक्स कम हिस्ट्री हो या इस तरह के कोई भी टॉपिक हो, तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी पे मुख्तलिफ प्लेलिस्ट अलग अलग बनाए गए हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए। इस तरीके से आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और इसका फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।